नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है बेटा, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। जो जितनी भी हम ऑब्जेक्ट या मशीनरीज वगैरह बनाते हैं या फिर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम किसी स्पेसिफिक मशीन या किसी स्पेसिफिक मैकेनिकल पर्पस के लिए हम यूज करें, तो हम उसकी जितनी भी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोस्टली इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ की बेस पे हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं, स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर, ठीक है, उस ग्राफ की मदद से हम वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे फिर हम उनको डिजाइन करते हैं फॉर डिजायर पर्पसेस। इवन आप एक छोटी सी छोटी मशीनरी से लेके, ठीक है, बड़ी सी बड़ी मशीनरी तक देख लें, जितनी भी उसके पार्ट्स या फिर उन पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए नेट बोल्ट वगैरह यूज किए जाते हैं, वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो मटेरियल हम उस लोड को देख के डिजाइन करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां से हासिल करते हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व की मदद से, ठीक है। तो अब एक चीज तो हमने पहले पढ़ी हुई है कि कौन सी चीज पढ़ी हुई है, इलास्टिसिटी। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है, इलास्टिसिटी, ठीक है। और इलास्टिसिटी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है किसी बॉडी की जो उस बॉडी को वापस उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाती है, ठीक है। और नंबर 2 हमने क्या देखा है कि स्ट्रेस जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी बॉडी में क्या जनरेट होती है, स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन की वजह से उस बॉडी के अंदर एक और स्ट्रेस बन जाती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स कहते हैं। उसको हम रिस्टोरिंग स्ट्रेस या इलास्टिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। लेकिन वो क्यों जनरेट होती है, क्या हम अप्लाइड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उस पर, उसकी वजह से क्या पैदा होता है, स्ट्रेन, उस स्ट्रेन की वजह से उसमें क्या जनरेट हो जाती है, रिस्टोरिंग स्ट्रेस, जो उसको वापस उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाती है। क्लियर है। अब जितनी भी हम चेंजिंग लाते हैं वो हम वन डायमेंशन टू आर शेप में चेंज लाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम यहाँ जो मेन हमारा फोकस है वो हमारा टेंसाइल डिफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है, ठीक है। मेन फोकस किसके ऊपर है, टेंसाइल डिफॉर्मेशन के ऊपर। लाइक जो हम देखेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अपने माइंड में रख के देखेंगे वन डायमेंशनल, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर वन डायमेंशनल हमें समझ आ जाते उसी के अकॉर्डिंग हम 2 या 3 डायमेंशनल की तरफ भी जा सकते। क्लियर है। अब जब एक चीज हमें पता है कि स्ट्रेस से किसी भी जो कोई भी सॉलिड है या कोई भी मैटर की स्टेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं या फिर फॉर अ टाइम बीइंग चेंज करना चाहते हैं, ताकि वो लोड हम हटाएं तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाए, या फिर उसको हम परमानेंटली चेंज करके कोई नई शेप बनाना चाहते हैं अपनी डिजायर पर्पस के लिए। तो इन सारे पर्पसेस के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए होगी और कितनी स्ट्रेन हम उसमें जनरेट कर सकते हैं, ये चीज हम ग्राफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे स्टडी करते हैं, ग्राफिकली। और ग्राफिकली हम जो हमारे पास सैंपल्स या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ग्राफ डिजाइन करते हैं, स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व जिसको कहते हैं, ठीक है। उसी की बेस पे हम उस कर्व की बेस पे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। लाइक स्ट्रेस से स्ट्रेन बनती है। अब कितनी स्ट्रेस हमें चाहिए, कितनी स्ट्रेन जनरेट करने के लिए किस लिमिट तक हम उस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग लाना चाहते हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम किससे स्टडी करेंगे, स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व्स, ठीक है। अब यहां हम स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व वन डायमेंशनली देख, लाइक यहाँ टेंसाइल की मीनिंग में हम देख रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के मीनिंग में देख रहे हैं।
अगर आप स्ट्रेस टू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस एक स्पेसिफिक एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अप्लाइड फोर्स हम स्ट्रेस से कैसे निकाल सकते हैं कि अगर स्ट्रेस से हमने अप्लाइड फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। बात समझ रहे हैं ना कि स्ट्रेस को जिस एरिया पे स्ट्रेस लग रही है उस एरिया से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगी कि हमने कितनी फोर्स लगाई और इस फोर्स के रिजल्ट में आगे कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन यहाँ हम मोस्टली वन डायमेंशनल देख रहे चेंज कि हम या तो ग्राफ बना सकते हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन या तो डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं कि कितनी फोर्स लगाने से कितनी उसकी लेंथ में चेंजिंग है। क्लियर है? yes, अब जब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी हमने स्ट्रेस तो पढ़ी हुई है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है और इस स्पेसिफिक एरिया पे जो हम फोर्स लगाते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस के अप्लाइड फोर्स पर यूनिट। और इसकी वजह से आगे जो चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे? ये आगे स्ट्रेन के फ्रैक्शनल चेंज कितना आया। लेट्स सपोज कि इसमें कोई फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है 0.02%। परसेंट मीन फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज की बात हो रही है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हैं 350 आपने लिए आउट ऑफ 400 तो आप कहते हो 0.85 इतने फ्रैक्शन में इतने नंबर, बट इसी को आप परसेंटेज में 85% कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जब हम कर्व बनाते हैं कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करके हम हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्योंकि मॉडुलस हर ऑब्जेक्ट का या इलास्टिसिटी हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी होती है। अब हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए कहीं हमें ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए जो बहुत ज्यादा लोड बेयर करने की एबिलिटी रखती हूँ, कहीं हमें ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए जो बहुत कम लोड बेयर करने की एबिलिटी रखती है। लाइक मैंने एक पहले भी आपको एग्जांपल दी, अगर एक पूरी गाड़ी का लोड बेयर करने के लिए हमें एक स्प्रिंग चाहिए तो वहां मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होनी चाहिए। एक सिर्फ हमारे पुश का स्प्रिंग ने लोड बेयर करना, लाइक पेंसिल के अंदर एक स्प्रिंग लगा तो उसने कितना लोड बेयर करना? जितना हम स्मॉल से पुश कर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसका मॉडुलस या उसकी कंप्रेसिबिलिटी कुछ और होनी चाहिए। और वहां गाड़ी में जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ उसकी कंप्रेसिबिलिटी कुछ और होनी चाहिए। वो लार्जर लोड बेयर करने की एबिलिटी रखता होगा, ये स्मॉलर लोड। तो इट मींस जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मशीनरी में उस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक सारी हम अपनी माइंड में रख के डिजाइन। एक नेट बनाने हमने दरवाजे में लगानी कि वो दरवाजे को पकड़ के रखे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी होगी कि वो दरवाजे जितना लोड बेयर कर सके। लेकिन एग नेट बनाने हैं क्रेन में हमने फिट करने उसने इतने हायर लोड को बेयर करने तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें जरूरी है कि हम कौन सी चीज पढ़ें स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। अब पहली एक चीज हमने पढ़ी हुई है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं? तो जो मर्जी आप ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, सॉलिड्स की बात हो रही है, जो मर्जी आप सॉलिड लें उसमें इनिशियल फर्स्ट लिमिट स्टार्ट इसी से होती है कि उसमें आप जितनी स्ट्रेस दोगे इतनी उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। जितनी आप उसमें क्या अप्लाई करोगे, जितनी आप उसको स्ट्रेस दोगे इतनी उसमें क्या जनरेट होगी? स्ट्रेन। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इधर मैं ग्राफ इसका बना लेता हूं। सपोज कि मैंने इस पे 10 न्यूटन लोड इस पे लगाया। कितना लोड लगाया? 10 न्यूटन लोड। 10 न्यूटन लोड लगाने से इसकी डायमेंशन में या इसकी लेंथ में चेंजिंग आई फ्रैक्शन में 0.2। क्लियर? अब मैंने इस लोड को कर दिया 20 न्यूटन तो स्ट्रेन कितनी जनरेट होनी चाहिए? 0.4। अब मैंने कर दिया इसको 30 न्यूटन तो 0.6। बात समझ रहे हैं? अब इसका मतलब है कि अगर मैंने स्ट्रेस को दोगुना किया तो स्ट्रेन भी दोगुना होगी। स्ट्रेस को मैंने 3 टाइम किया तो स्ट्रेन भी थ्राइस होगी। क्लियर है? लेकिन इसके बाद
अगर मैं इसको 40 करता हूं तो स्ट्रेन 0 पॉइंट कोई 12 पे पहुंच जाए, तो क्या ये लीनियर रिलेशन हुआ फिर? नो, इट मींस यहां तक लीनियर रिलेशन आ रही जी। क्या मैंने अगर 10 न्यूटन रखा तो 0.2, इसको दोगुना किया तो स्ट्रेन भी दोगुना, 3 टाइम किया तो स्ट्रेन भी 3 टाइम। तो हमारे पास इस मटेरियल का फिर ग्राफ कैसे बनना चाहिए? स्ट्रेस इस साइड पे मैं रख लेता हूं और इस साइड पे रख लेता हूं स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेस पे। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये कन्वेंशन है, आप किसी को किसी तरफ भी रख सकते हैं। क्लियर है? अब ये आपके पास आ गई स्ट्रेन और ये आपके पास आ गई स्ट्रेस। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस ज्यादा होगी और इस डायरेक्शन में स्ट्रेन। यहां इस पॉइंट पे दोनों क्या है? जीरो। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज कि मैंने स्ट्रेस वन टाइम यहां ये स्ट्रेस मैंने इतनी अप्लाई की तो इतनी सी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, तो दोनों का ग्राफ ये दोनों मैच कर रही यहां। क्लियर? अब मैंने इस स्ट्रेस को दोगुना कर दिया, लाइक अब मैंने स्ट्रेस इतनी अप्लाई की तो स्ट्रेन भी कितनी हो जानी चाहिए? 2 टाइम्स। तो स्ट्रेन भी 2 टाइम हो गई, तो हमारे पास फिर ये दोनों इस पॉइंट पे मैच कर। क्लियर? अब अगर मैं स्ट्रेस को 3 टाइम कर लूं तो स्ट्रेन को भी 3 टाइम हो जाना चाहिए, और फिर ये कहां मैच करेंगे? ये तो ये एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो मुझे क्या बता रही है कि जितना मैं राइज ले रहा हूं इतना ही रन मेरे पास आंसर आ रहा है। कि जितनी चीज वर्टिकली इंक्रीज हो रही है इतनी ही चीज हॉरिजॉन्टल इंक्रीज हो रही है। मतलब शॉर्टकट आप जिस मर्जी पॉइंट पे देखो कि जितनी हाइट हाइट यहां बढ़ने का क्या मतलब है? जितनी स्ट्रेस इंक्रीज हुई इतनी ही स्ट्रेन भी इंक्रीज। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या रहेगी? ये आ गया हमारे पास राइज, ये आ गया रन। राइज टू रन स्लोप आता है, स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। इट मींस पहली बात क्या है कि पहला जो आपके पास किसी भी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी करते हैं तो पहला रीजन कौन सा आता है? लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं ओ से ए। ओ ए कौन सा रीजन आ गया? हाँ, प्रोपोर्शनल रीजन। कौन सा रीजन है? प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन का क्या मतलब है? यहां हुक्स लॉ एप्लीकेबल, इस रीजन में हुक्स लॉ एप्लीकेबल, और हुक्स लॉ अगर इस रीजन में एप्लीकेबल है तो दिस इज a region in which stress and strain are changing linearly। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों किस तरह चेंज होती है? लीनियरली। मतलब एक जितनी चीज चेंज होती है दूसरी भी इतनी ही अमाउंट में चेंज होती है। एक जितनी बढ़ेगी दूसरी भी इतनी ही बढ़ेगी, एक जितनी कम होगी दूसरी भी इतनी ही कम होगी। तो इस रीजन में फिर इस रीजन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई कि इन दिस रीजन stress and strain are changing linearly, that is they are proportional to each other। अब अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, if we remove the load from any point what will happen? कि मैंने इस पर 10 न्यूटन लोड रखा, 20 न्यूटन लोड रखा, 30 न्यूटन, 40 को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ। अगर मैंने 10 न्यूटन लोड रखा तो इतनी स्ट्रेन, दोगुना किया तो दोगुना स्ट्रेन आई, 3 टाइम किया तो 3 टाइम स्ट्रेन। अगर मैं इस लोड को घटा दूं तो क्या होगा? दोनों जीरो हो जाएंगे। गुड, दोनों जीरो होंगी तो इसका क्या मतलब है कि यहां मैंने स्ट्रेस यहां से यहां पहुंचा ली थी अप्लाई कर, स्ट्रेन यहां से कितनी प्रोड्यूस हो गई थी इसमें? यहां से यहां तक स्ट्रेन बन गई थी। अब मैंने ये वाली स्ट्रेस हटा दी, मतलब लोग हटाए तो ये स्ट्रेस पहुंचाई दोबारा यहां, तो एट द सेम टाइम ये स्ट्रेन भी पहुंचाएगी दोबारा। तो इट मीन मटेरियल जिस शेप में पहले था
उसी कॉन्फ़िगरेशन में चला। तो इलास्टिक लिमिट को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉरी, ये प्रोपोर्शनल रीजन है। प्रोपोर्शनल रीजन फिर क्या हुआ? नॉट इलास्टिक। It is such type of region in which strain and stress both are changing linearly, but at any time or at any point, if we remove the stress, then strain will also become zero, and material will regain its original configuration. मटेरियल क्या गेन कर लेगा? 100% ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, विदाउट परमानेंट सेट, विदाउट प्रोड्यूसिंग परमानेंट सेट, या फिर परमानेंट सेट को आप परमानेंट चेंज भी कह सकते। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? लीनियरली चेंजिंग if we remove load, then material will regain its original configuration. The material 100% अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर। लेकिन इसके बाद क्या होगा? सपोज कि इसके बाद मैंने 30 तक पहुंच गया, मैं इस पे लोड अप्लाई कर, तो 30 तक मैं पहुंचा तो इसमें इतना सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था ये, और इस 30 को मैंने जब रिमूव किया, जीरो कर दिया स्ट्रेस, तो स्ट्रेन भी क्या हो गया? जीरो। तो मटेरियल 100% वापस किधर चला गया? ओरिजिनल। लाइक आपके पास स्प्रिंग, आप थोड़ा सा उसको खींचिए, पेंसिल का थोड़ा सा खींच के छोड़, 100% जैसा पहले था वो वैसा ही है। ठीक है ना, कि जितना आपने स्ट्रेस दिया उसको, इतना उसमें क्या जनरेट हुआ? स्ट्रेन। लेकिन जो ही छोड़ेंगे स्ट्रेस जीरो, तो स्ट्रेन भी जीरो, 100% वापस। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर आप अब इसकी कर दें 40, लोड कितना कर लें? 40। लोड 40 का मतलब स्ट्रेस अब हमने 40 न्यूटन या 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई कर या पास कर, तो इसलिए अब 0.8 जितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी ना, लेकिन स्ट्रेन यहां कितनी होगी? 0.12 जी। तो अब देखो, हम 30 से ये लोड हमने 4 टाइम किया, तो स्ट्रेन को भी 4 टाइम होना चाहिए। 4 टाइम ये 0.8 बनती है, लेकिन ये 4 टाइम से ज्यादा मीन। इसके बाद जो आ रहे हैं हमारे पास, एक तरह से ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रहे, अब हमने जितनी स्ट्रेस चेंज की उसी रेशो से स्ट्रेन चेंज नहीं, बल्कि स्ट्रेस अब हमने उतनी ही चेंज की, स्ट्रेन पहले से ज्यादा चेंज, डबल नहीं, लाजमी नहीं डबल, पहले से ज्यादा। कि पहले जिस रेशो से बढ़ रहे थे उस रेशो से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमने स्ट्रेस उसी रेशो से चेंज की, बट स्ट्रेन ज्यादा चेंज, मीन स्ट्रेन अब ज्यादा जनरेट। लाइक कि स्ट्रेस को अब हम यहां से ऊपर इतना ही और इंक्रीज करते हैं, तो स्ट्रेन को भी इतना सा यहां से आके इतना इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेन इतनी इंक्रीज, लेट्स सपोज स्ट्रेन इतनी इंक्रीज, तो हमारे पास ये रीजन कहां पहुंचेगा? ये। ठीक है, तो एक तरह से ये रीजन आपके पास, ठीक है। अब तो ये मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये बहुत शार्ट रेंज के लिए रीजन होता है। कितनी रेंज के लिए? बहुत शार्ट। मैं यहां बड़ी रेंज इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये सही समझ। अब ये सपोज करो ओ से ए तक कौन सा रीजन था? प्रोपोर्शनल। कौन सा रीजन था? प्रोपोर्शनल। अब मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं कि ये आ गया कि इसके बाद हमने जो स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस तो हमने इतनी ही चेंज की जितनी पहले चेंज की थी, बट जो स्ट्रेन जनरेट हो रही है वो स्ट्रेन काफी ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो अब अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम रेशो में नहीं, स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा जनरेट हो, अब मैं अगर इस लोड को उठाऊं, तो क्या ये मटेरियल 100% किसी शेप में आ जाएगा? नो, नहीं आएगा। तो क्या वापस आएगा या वापस भी नहीं आएगा? वापस भी नहीं, वापस आएगा थोड़ा। हाँ, वापस आएगा, हाँ, वापस आएगा, 100% वापस आएगा, दोनों नहीं।
वापस 100% आ, यस लेकिन टूट भी तो ब्लर आ रहा है। फोकस नहीं करता। ये जो हमारे पास सेकंड रीजन आ रहा है ये कौन सा आ रहा है? ओ से ए, ये हो गया प्रोपोर्शनल, और ओ से बी। अब ओ बी रीजन क्या कहलाता है? इलास्टिक रीजन। ओ बी कौन सा कहलाता है? इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन। और ये वाली स्ट्रेस क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ओ से ए तो प्रोपोर्शनल रीजन है, इसमें हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल, और 100% ऑब्जेक्ट वापस आता है, और दोनों एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस और स्ट्रेन। लेकिन ए से बी पे ये दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं। ए से बी जो रीजन आ रहा है ना, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो ये दोनों लीनियरली चेंज नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि ए से बी, देखो आपने इतनी सी स्ट्रेस लगाई जितनी इस पॉइंट पे लगाई थी, जितनी इस पे लगाई, बट स्ट्रेन इतनी ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगी इंस्टेड ऑफ दिस मच। ठीक है, कि इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, इतनी प्रोड्यूस हुई ज्यादा। इट मींस दोनों में आप प्रोपोर्शनल, लीनियरली प्रोपोर्शनल दोनों एक दूसरे के नहीं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेस को, ये जो हमने लोड 40 न्यूटन लगाया था, ये हटा दो, तो ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वापस आएगा। लेकिन वापस आएगा ये इस पॉइंट पे, सपोज ये मैच करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेस यहां से ये इतनी प्रोड्यूस हुई थी, स्ट्रेन इतनी प्रोड्यूस हुई थी स्ट्रेस की वजह से। अब हमने स्ट्रेस हटा दी, तो ये वापस स्ट्रेन कम होते 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 मीन ऑब्जेक्ट वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, लेकिन यहां तक गेन करेगा, इसको आना यहां तक था, बट ये बीच में थोड़ी सी जगह रह जाए। ठीक है, ये परमानेंट सेट इसमें क्या हो जाएगा? परमानेंट सेट इसमें आ जाए, जबकि प्रोपोर्शनल रीजन में कोई परमानेंट सेट नहीं आता, और इस इलास्टिक रीजन में परमानेंट सेट आए। तो ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत, इसको हम इसीलिए काउंट भी नहीं करते। हम इलास्टिक लिमिट को क्या कहते हैं कि 100% ऑलमोस्ट रीगेन कर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बी पॉइंट से जब बॉडी बैक आती है तो 100% कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं करती, थोड़ा सा बीच में परमानेंट सेट प्रोड्यूस हो जाता। क्लियर है? इन दोनों रीजन में ये फर्क। तो ये वाला पॉइंट फिर कौन सा आ गया? इलास्टिक लिमिट। ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया? और ये स्ट्रेस कौन सी आ गई? इलास्टिक स्ट्रेस। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? पहले इसको आप, ये प्रोपोर्शनल रीजन को आपने डिफाइन कर लिया, ओ ए क्या, अब ओ बी क्या है? इलास्टिक रीजन। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, इलास्टिक रीजन को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि इट इज इलास्टिक रीजन, ओ बी इज इलास्टिक रीजन इन विच if we unload deforming stress, deforming stress को अगर हम unload करेंगे, then object will regain its original configuration with a small permanent set, with a, अनलोड करने का मतलब कि ये जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की थी उसको खत्म कर, क्या हमने एक चीज लोड अप्लाई किया हुआ, लाइक स्प्रिंग है, उसमें इलांगेशन है, उसको अनलोड कर दिया, मीन स्ट्रेस था, वो वापस री गए। तो अब इसको कैसे डिफाइन, फिर आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? ओ बी क्या है? ओ बी इज इलास्टिक रीजन in which object
regain its original configuration after unloading or removing stress। तो डिफरेंस आपको पता है कि इसमें स्मॉल सा परमानेंट सेट आ जाएगा और इस रीजन में कोई परमानेंट सेट नहीं है। लेकिन वो स्ट्रेस जो इस पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक, या फिर इलास्टिक स्ट्रेस भी आप कह सकते हो या इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसको दूसरे लफ्जों में भी बता सकते हो आप कि इट इज दैट stress, that amount of stress beyond which if we apply further stress, then object will get permanently deformed। तो अगर ये इसको अगर तो इस सेंस में आप बता सकते हो अगर हम अनलोड करें तो ये दोबारा रीगेन कर लेगा, तो ये इलास्टिक लिमिट आ गई। इसके ऑपोजिट अगर बताओ कि ये इलास्टिक लिमिट वो रीजन है या इलास्टिक लिमिट मीन वो स्ट्रेस है जिससे अगर हम ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वो दोबारा अपनी शेप या अपनी कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर सकते। एक मैंने लिखी है, दूसरी आपने खुद लिखी। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं मजीद स्ट्रेस अप्लाई करूं तो क्या होगा? परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाए। अब परमानेंटली डिफॉर्मेशन आने का मतलब क्या है कि आप एक चीज को खींच रहे हो तो वो चीज एक लिमिट के बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। जब परमानेंट वो डिफॉर्म होती है वो क्या पहले हार्डनिंग की तरफ जाती है या सॉफ्टनिंग की तरफ? जब परमानेंट डिफॉर्मेशन किसी चीज में आती है पहले वो हार्ड होती है, मतलब जब डिफॉर्म हो जाती है, या सॉफ्ट होती है? हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है कि ज्यादा थोड़ी सी हार्डनिंग उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप खींचोगे ना, लाइक कोई आपके प्लास्टिक कितना नरम स्प्रिंग को भी खींचोगे, अब देखो जितना वो थिन होता जाएगा ना, पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन के करीब करीब वो ज्यादा सख्त होता जाएगा, उसके अंदर ज्यादा स्टिफनेस आना स्टार्ट। ठीक है, लेकिन एक मजीद कर लोड अप्लाई करो करो फिर अगली मटेरियल से वो साफ होना स्टार्ट और टूट जाए। बात समझ रहे हो? इट मीन इसके बाद जो रीजन स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? इलास्टिक लिमिट के बाद। हाँ, और तो इसके बाद थोड़ी सी भी आप और स्ट्रेस अप्लाई करो कि थोड़ी सी स्ट्रेस और अप्लाई कीजिए तो बहुत सारी इसमें स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी। ये इतनी सी स्ट्रेन इसमें क्या जनरेट हो जाएगी? ये, और ये स्ट्रेन वो है जिसने परमानेंट ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर दिया। लेकिन ये रीजन फिर क्या कहलाएगा? ये स्ट्रेन तो कौन सी आ गई? ये, इसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेन या अल्टीमेट, इसको हम यील्ड स्ट्रेन कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इलास्टिक लिमिट को दूसरा नाम इस स्ट्रेस को क्या देते हैं? यील्ड स्ट्रेस। और इस स्ट्रेन को क्या देते हैं? यील्ड स्ट्रेन। तो विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रेस के साथ विथस्टैंड कर सकता है वो स्ट्रेस क्या कहलाती है? यील्ड स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम क्या है इस स्ट्रेस का? ये वाली स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट। यील्ड स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हुए बगैर विथस्टैंड कर ले। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हुए बगैर बेयर कर लेता है उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस। उसको क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? अब इसके बाद जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है ये वाली, जिसमें ये यहां से यहां तक हमने अप्लाई, ये स्ट्रेस ये क्या कहलाती है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और ये कौन सी स्ट्रेस होती है? जिसने बॉडी को परमानेंट डिफॉर्म कर दिया, जिसने बॉडी को परमानेंट डिफॉर्म कर दिया वो स्ट्रेस क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस।
इसको दूसरे लफ्जों में आप कैसे लिखाओ कि ये वो स्ट्रेस है जिसको बॉडी विदाउट ब्रेकिंग विद स्टैंड करे, कि इससे थोड़ी सी भी अगर ज्यादा स्ट्रेस देंगे टूट जाए। ब्रेक हुए बिना मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी विद स्टैंड कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? वो तो ये इलास्टिक यू अल्टीमेट टेंसाइल। ये है यील्ड स्ट्रेस के मैक्सिमम वो स्ट्रेस जो बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हुए बिना जिसमें विद स्टैंड, ये डिफॉर्म होने के बाद विद स्टैंड करती है ब्रेक हुए बिना। जो मतलब ओ बी ये परमानेंटली डिफॉर्म तो नहीं हुई ना बॉडी, परमानेंट डिफॉर्म इसके बाद होती है ना। तो ये वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हुए बिना बियर करती है, और ये वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो बॉडी परमानेंट सॉरी जो बॉडी फ्रैक्चर हुए बिना विथस्टैंड करती है, मतलब टूटे बिना। परमानेंट डिफॉर्म तो हो चुकी है ना, अब इससे अगला लिमिट आता है टूटना। तो टूटे बिना जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी बियर कर सकती है ना, स्ट्रेस को क्या कहती है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन में बॉडी क्या हो जाती है? परमानेंटली डिफॉर्म हो, लाइक प्लास्टिसिटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये कौन सा रीजन आया? प्लास्टिक रीजन। ये कौन सा आया? जी हाँ, प्लास्टिक रीजन किस प्लेस पे है? प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इसके बाद जो बॉडीज ये वाली स्ट्रेस इस रीजन में लाई करती है ना, वो सारी डक्टाइल होती है, लाइक उनके अंदर प्लास्टिसिटी पाई जाती है। उनको हम मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनको हम प्लास्टिक की तरह शीट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, वायर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये सारी मेलिएबल और डक्टाइल होती है, इनके अंदर प्लास्टिसिटी पाई जाती है। क्लियर है? अब इसी रीजन का दूसरा नाम क्या है? हार्डनिंग रीजन। ये दूसरा इसका नाम क्या है? हार्डनिंग रीजन। कि इस रीजन में बॉडी हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाती है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगी तो बॉडी सख्त होगी। क्लियर है? हार्डनिंग रीजन भी कहते हैं। और क्योंकि बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है उसमें, लाइक एक तरह से जिस तरह हम शीट्स बनाते हैं या वायर्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम इस रीजन को प्लास्टिक रीजन भी कहते हैं। ये कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको कोई पॉइंट कह दो, ओ सी। अच्छा, आवाज कट गई थी। अब देखो कि मैंने कहा कि जो बी से सी रीजन, बी सी ये वाला रीजन कौन सा होगा? तो इसमें एक तरह से बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, जिस तरह हम ये शीट्स वगैरह बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, तो परमानेंट स्ट्रेन उनमें आती है और वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाती। और ये एक तरह से प्लास्टिसिटी वाला बिहेवियर है। ये कौन सा बिहेवियर है? प्लास्टिसिटी। इसलिए बी सी रीजन को हम कौन सा रीजन कहते हैं? प्लास्टिक रीजन कहते हैं। या जब बॉडीज परमानेंट डिफॉर्म होती हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन, सख्त होना स्टार्ट होती है। जैसे आप एक रबर को खींचते जाओ या प्लास्टिक को खींचते जाओ, ठीक है, जब वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो वो उनके अंदर स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से इस रीजन का दूसरा नाम क्या है? हार्डनिंग, ठीक है। अब ये तो रीजन आया, क्योंकि हम उनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेस उनके अंदर भी जनरेट हो रही होती है ना, कि जितनी हमने अप्लाई की हुई है ना, तो उनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है, उस स्ट्रेंथ की वजह से उनके अंदर भी इतनी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, एक तरह से रिस्टोरिंग कह दो, ठीक है, या जो भी कह दो। तो जाहिर सी बात है वो स्टिफनेस की तरफ जाती है। लेकिन इसके बाद अगर मजीद हम अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल डिसलोकेशन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एटम्स डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाए। तो जब एटम डिसलोकेट होंगे तो क्या हार्डनिंग आएगी? यस, सॉफ्टनेस। गुड। पहले इस पॉइंट को बताओ, ओ से सी। ओ से सी फिर कौन सा रीजन? ओ से सी वाली जो हमारे पास स्ट्रेस है उसको हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस।
और ये कौन सी स्ट्रेस होती है? The maximum stress that a material can bear, a material can withstand without 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 breaking or fracturing, without breaking or फ्रैक्चर के टूटे बिना जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई बॉडी बियर करती है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन है। ये ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी बॉडी प्लास्टिसिटी जैसा बिहेवियर शो करे, कि वो प्लास्टिसिटी जैसा बिहेवियर शो करे, बहुत ज्यादा स्ट्रेन उनमें जनरेट होती है परमानेंट। क्लियर? अच्छा, अब अगर इससे ज्यादा, अगर सी से बीसी भी तो वो सी जैसा बिहेव करेगी ना, बीसी भी वो सी जैसा बिहेव करेगी जब ये बीसी में पीछे मुड़ेगी सर, बीसी बीसी और ओसी में बहुत बड़ा फर्क है। बीसी सिर्फ ये रीजन को शो कर रहा है प्लास्टिक, ओसी में ओ से सी में यहां से यहां तक की स्ट्रेस, बी से सी तो यहां से यहां तक, ये तो थोड़ी सी स्ट्रेस है, ये इस बराबर है, ये इस बराबर नहीं सर, बिहेवियर तो एक ही हुआ है ना उसमें। बीसी में बीसी रीजन है, बट ये रीजन प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रेस कौन सी है? यहां से यहां अप्लाई हमने कहां से कहां तक की, यहां से, तो फिर वो स्ट्रेस की टर्म में ओ सी आएगा, नॉट बीसी। बीसी तो ये इतनी सी स्ट्रेस है, तो हमने इतनी तो यहां भी अप्लाई की, यहां भी और यहां भी, बट नेट हमने कितनी की हुई है? ओ सी, यहां से यहां, जिसमें ये रीजन जो ले आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास कौन सी आ जाती है? सर इतना समझ लीजिए, इतना स्ट्रेस हम देख रहे हैं प्लास्टिक रीजन के सारा रीजन ये बनाए। अगर आपने कहा है कि ये तो स्मॉल स्ट्रेस है, तो हम बॉडी को पहले ही वो स्ट्रेस दे दी ना, उस लेवल पे लाए हैं तो मैंने भी तो यही कहा ना, अगर ओ से सी जितनी हम स्ट्रेस देंगे तो डायरेक्ट बॉडी इन रीजन में नहीं आएगी, इसमें आएगी, ये रीजन बीच में नहीं आएगी। ओ से सी तक हम देंगे, ओ से सी मीन सी यहां, ओ से सी तक इतनी अगर हम स्ट्रेस देंगे बॉडी डायरेक्ट इस रीजन में आएगी, नॉट दिस रीजन। ओ से ए तक देंगे तो ये रीजन है, ओ से बी तक देंगे तो ये रीजन है, ओ से सी तक देंगे तो ये। अगर इससे मजीद थोड़ी सी भी हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा बॉडी में? अब बॉडी साफ है, जैसे देखो आप एक प्लास्टिक को खींच रहे सख्त हो रहा है, लेकिन अचानक से वो प्लास्टिक साफ होता है, आप उसको वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो जुड़ेगा नहीं, वो खुद एक तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। लाइक इसको आप किस तरह एग्जांपल से समझ सकते हो? प्लास्टिक वाली एग्जांपल सबसे बेस्ट है। या आप जब बबल चबाते हो ना, खींचती जो एक खास रीजन तक उसके अंदर स्टिफनेस आती है, उसके बाद वो बिल्कुल साफ होकर अलग हो जाते, दो पार्ट। बात समझ रहे? तो इट मीन इस रीजन के बाद जब आप मजीद स्ट्रेस अप्लाई करो, इससे थोड़ी सी भी अगर स्ट्रेस बढ़ती है ना, तो फिर आप बेशक अनलोड भी कर दो बॉडी को, उसने टूटना है। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? तो बॉडी के अंदर ये एक रीजन आएगा, ये वाला कौन सा रीजन है? सॉफ्टनिंग। और इस पॉइंट पे जाकर बॉडी क्या हो जाएगी? पॉइंट डी पे ब्रेक। तो अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर आर ब्रेक डाउन रीजन। और ये पॉइंट कौन सा आएगा? फ्रैक्चर पॉइंट आर ब्रेक डाउन पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी बॉडी पे, वो स्ट्रेस क्या कहलाती है? फ्रैक्चर आर ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्लियर है? तो इट मींस सी के बाद एक तरह से बॉडी के एटम्स डिसलोकेट होना स्टार्ट होंगे, और वो किस तरफ जाना स्टार्ट होंगे? डिसलोकेशन की वजह से सॉफ्टनेस। ठीक है, और करते करते यहां पे वो जाके टूट जाएगी बॉडी। ठीक है, तो
सॉफ्टनिंग रीजन, क्योंकि यहाँ आइटम बिल्कुल डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ टूट जाएंगे, मीन बॉडी डिफरेंट पार्ट में टूट जाए। क्लियर है? अब ये तो आपके पास आ गई कौन सी कर, ओ डी, फिर क्या आ गई ओ डी, ओ से डी, फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है, जिस पे और डी पॉइंट पे क्या होती है, बॉडी टोटली टूट जाती है। अब ये तो डिफरेंट बिहेवियर है, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट ये सारे रीजन फुलफिल नहीं करते, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसी होती है लाइक वो सिर्फ कौन सा रीजन फॉलो करती, ओ से ए वाला, कौन सा, ओ से ए, और ऐसा थोड़ी सी भी अगर ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो टूट जाए। ऐसी कौन सी होती जो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट में एक तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन को फॉलो करती है, हुक्स लॉ को, बस उसके बाद मजीद अगर थोड़ी सी भी ज्यादा आप स्ट्रेस डालोगे तो वो टूट जाएंगे। ऐसा रीजन ऐसे कौन सा मटेरियल होती, लाइक आपके ये ग्लास जो सर, ये फिर ग्लास, कौन सी बात है? ये जो ग्लास होते हैं ये, ठीक है, इनको अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाद इनको थोड़ी सी भी परमानेंट इनमें आप परमानेंट सेट ना ला, ये इलास्टिक ही लिमिट के अंदर है, ये भी ना, ये तो पूरा रीजन इलास्टिक लिमिट के अंदर है ना, ये पूरा रीजन। इस इलास्टिक लिमिट के अंदर भी ये वाला कौन सा, प्रोपोर्शनल रीजन, हाँ बेटर। अच्छा, अब ये कौन सा आ गया, ग्लास, लेकिन इसके बाद कुछ होते हैं जिनमें थोड़ा सा परमानेंट आप डिफॉर्मेशन ला सकते हो, परमानेंट सेट आ सकते हैं, डी पे जाकर वो क्या हो जाती, टूट जाती। ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे चंद आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, नायलॉन वगैरह को बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ये वाला रीजन प्लास्टिसिटी वाले शो करते हैं वो कौन से होती, तमाम ये वाली जो होती है इनको ब्रिटल थे, ये कौन से मटेरियल होते हैं, तमाम ब्रिटल मटेरियल जो ओ से ए पे आकर टूट जाती है या ओ से बी पे। लेकिन जो इस रीजन को ओ से सी तक जो पहुंचती है ये सारी कौन सी होती है, डक्टाइल और मेलियर, ठीक है। और लाइक आयरन, कॉपर, ये सारी जिनकी शीट्स वगैरह बनाई जाती है ये सारी इसी में आती। क्लियर है? इसके बाद अगली बात क्या है, इनको इस कर्व से हमें कैसे पता चलता है, क्या हमने किसी भी मशीन की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको जोड़ने के लिए लाइक हम यह गाड़ी बनानी, गाड़ी के टायर में जो नेट लगती उनकी हमने कौन से नेट यूज करनी, किस मटेरियल का बने हुए होनी चाहिए, क्या क्या चीज देखनी, या फिर हमने ये बीम डालनी है अपने मकान की तो यहाँ जो मतलब यूज होगा जो भी मटेरियल, वो प्लेट हमने कौन से मटेरियल, कितनी थिक कितनी थिन लगानी है ताकि उसके ऊपर जब हम सीमेंट लगाएं तो वो एक तरह से डिफॉर्म ना हो या मिनिमम डिफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहां से निकालते इस कर्व, और कैसे निकालते, पहले हम ये कैरेक्टरिस्टिक सब की स्टडी करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर करने की एबिलिटी रखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वो मटेरियल फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूज करें, ठीक है। अब अगर सपोज करो हमने बीम बनानी है मकान की, ये जो कार बनाते हैं बीम डालते हैं ना, ये वाली बीम, तो इसके ऊपर जब ये सारा मतलब सीमेंट वगैरह डालते हैं तो हाँ बीम क्या होता है, बीम ये समझ लें कि ये जो आपके दरवाजे के ऊपर भी होता है, ये लंटर डालने के लिए जो बीम डाली जाती है ना मकान के साइड पे भी डाली जाती है, और जहां से कनेक्शन होती है एक दीवार की दूसरी दीवार के साथ, तो जाहिर है पहले इसमें सरिया या कोई इस तरह की लगाया जाता है ना मटेरियल, तो फिर वो बीम बनाते हैं ना। अच्छा चलो इस पे हम कल बात करें।